नमस्कार दोस्तों, हिंदी सरिता कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, 22 जनवरी 2024 का दिन हमारे देश के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में अंकित हो गया। इस दिन हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा हमारे प्रभु श्री राम का बहुप्रतीक्षित मंदिर का उद्घाटन होकर उसमें रामलला विराजित हो गए। रामलला के विराजित होने के बाद अब सभी देशवासी राम राज्य की प्रतीक्षा में हैं। राम राज्य के बारे में तुलसीदास जी ने ये लिखा है, रामचरितमानस में कहा है कि अल्प मृत्यु नहीं कबिनो पीरा, सब सुंदर सब बिरज शरीरा, नहीं दरिद्र कोई दीन न हीना, नहीं को अबध न लक्षण हीना, करई परस्पर प्रीति सब नर नारी, चलई स्वधर्म नित श्रुति नीति। यानी राम राज्य में किसी भी व्यक्ति की बीमारी से या अल्पायु में मृत्यु नहीं होती। कहने का तात्पर्य कि वहाँ स्वास्थ्य सेवाएं उन्नत होती हैं। कोई भी अज्ञानी नहीं होता। यानी ज्ञान की, विद्या की इतनी बहुतायता होती है कि सभी लोग ज्ञानी होते हैं, सुलभ होती है और सरल होती है। इसके अतिरिक्त राम राज्य में सभी लोग अपने स्वधर्मों से चलते हुए नियतियों का पालन करते हैं। जो भी नीति निर्धारित होती है उनका पालन करते हुए आपस में प्रेम भाव और मिलकर रहते हैं। हम राम राज्य की कल्पना की प्रतीक्षा कर रहे हैं, परंतु राम राज्य की कल्पना के लिए जो सबसे आवश्यक घटक होता है वो होता है धन और उसका समायोजन। यानी आज की डेट में जिसे हम बजट कहते हैं। 1 फरवरी को हमारे देश का बजट माननीय वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत हुआ है। हम आज की चर्चा में ये देखेंगे कि प्रस्तुत हुए इस बजट में इस राम राज्य की संकल्पना को कितना आधार प्राप्त हुआ है। और इस परिचर्चा में हमारे साथ जो मेहमान उपस्थित हुए हैं वो हैं श्री मंगरीश पै रायकर जी। नमस्कार। श्री मंगरीश पै रायकर जी गोवा के मूल निवासी हैं। 40 वर्षों से अधिक समय से एक सफल व्यवसायी हैं। उनकी इसी सफलताओं के कारण उन्हें वर्ष 1988 में भारत सरकार की तरफ से राष्ट्रपति के हाथों एक्सीलेंस उद्यमशीलता का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। श्री रायकर जी राष्ट्रीय स्तर पर MSME जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम इंटरप्राइजेज होती हैं उनके राष्ट्रीय सदस्य हैं, जिसके तहत वो RBI द्वारा इम्प्लीमेंटेशन कमेटी को मैं सदस्य के रूप में काम करते हुए इन योजनाओं का कार्यान्वयन करा रहे हैं। इसके अतिरिक्त आप एसोचैम के भी अध्यक्ष हैं। यदि हम राज्य स्तर की बात करें तो आप गोवा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के भूतपूर्व अध्यक्ष और गोवा बिजनेस एसोसिएशन के भी अध्यक्ष रहे हैं। श्री रायकर जी सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में दिव्यांग और वृद्धाश्रमों की संस्थाओं से जुड़कर उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। इसके अतिरिक्त श्री रायकर जी गोवा क्षेत्र में एक एग्रीकल्चर कॉलेज चलाते हैं, जिससे वो गोवा क्षेत्र के किसानों, व्यवसायियों और छात्रों को न सिर्फ कृषि के क्षेत्र में जागृत कर रहे हैं बल्कि एक रोजगार का अवसर भी प्रदान कर रहे हैं। श्री मंगरीश पै रायकर जी, आपका इस परिचर्चा में स्वागत है। नमस्कार। श्री रायकर जी, जैसा आपने देखा कि ये अंतरिम बजट था। हाँ जी। जिसके अंतरिम बजट में एक पूर्ण विस्तारण नहीं होता है, फिर भी एक आउटलाइन हम तय करते हैं। तो आपके विचार से जो प्रस्तुत हुआ है बजट, इस बजट में हमारे राम राज्य की संकल्पना को कितना आधार मिलता है? ये चुनावी वर्ष का है। अभी चुनावी वर्ष में हमेशा पॉपुलराइज स्कीम्स लेके हर सरकार आती रही है, लेकिन ये पहली बार हुआ है कि
हमारी माननीय वित्त मंत्री जो बजट प्रस्तुत किया, उसमें उन्होंने अपने पिछले 5 साल का जो ब्यौरा लिया है, उसमें ये बताया गया कि क्या क्या काम उन्होंने सोचा था, क्या क्या काम उन्होंने कर दिया है, और इसके तहत उनको ये चुनावी साल में एक नई पॉपुलराइज स्कीम लाने की कोई ज़रूरत ही नहीं हुई। यही बता देता है कि सरकार का काम ज़ोरों से शोरों से हुआ है, लोगों तक पहुंचा है, और इसी के आधार पर उन्होंने 4 नींव रखे हैं: महिला, युवा, गरीब और अन्नदाता। जैसे आपने बोला राम राज्य की जो एक प्रतिमा होती है, उसी तहत इन्होंने भी पहले तो गरीबों के लिए, मतलब अंत्योदय तक, अंत्योदय मतलब अंतिम आदमी तक जहाँ पहुँच जाना चाहिए, वो स्कीम्स उसमें बताई गई है। जैसे कि आवास स्कीम है, या अपने शौचालय स्कीम है, या हर घर जल है, ऐसी हर घर बिजली है। मतलब जो जो सुविधाएं हर एक को मिलनी चाहिए। और यही नहीं, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन। इसमें क्या हो जाएगा कि कोई भूखा नहीं रहेगा, सबकी खैरियत देखी जाएगी। और इसके अलावा उन्होंने एक आयुष्मान योजना जो लगाई है, मेरे ख्याल से अंत्योदय सही मायने से पहुंच गया है। और दूसरी चीज़ ऐसी है कि महिलाओं के लिए अभी उनका कहना है कि लाडली दीदी, आपने वो लाडली दीदी स्कीम का तो पढ़ा होगा। हाँ, अभी इस बजट में 2 शब्दों का ज़्यादा उल्लेख हुआ है, लाडली दीदी योजना और प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। हाँ जी, मैं इसी बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि लाडली दीदी अभी 1 करोड़ तक पहुँच गई है, तो उनको 3 करोड़ तक लेके जाने में उनकी आशा और आकांक्षा है। मुझे लगता है कि ये ज़रूर 1 साल में हो जाएगा, क्योंकि सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है वो अभी बहुत ज़ोरों पर काम कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये सरकार उनके पीछे है, और उनको जो जो लागत लगती है तो वो सब उनको मिल जाती है। और ये बैंकों द्वारा तो मुद्रा स्कीम जो है, तो वो हर एक को सुविधा दे देती है, कोलेटरल फ्री लोन देने। दूसरी चीज़ ऐसी है कि अपने जो युवा है, युवा पीढ़ी, उन्होंने खास करके युवा पीढ़ी के लिए बोला है कि आप रोजगार निर्मित के पीछे लगे रहो, यानी कि रोजगार की उसके पीछे मत भागो, आप रोजगार निर्मित करो। और उसके लिए उन्होंने जो मुद्रा योजना बनाया है, हाँ जी, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की जो आपकी योजना आई है, हाँ जी, उसमें युवाओं को ध्यान में रखकर, युवाओं को ध्यान में रखे हुए और महिलाओं को खास करके बहुत सारी सुविधाएं उसमें प्रदान की है। और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि अभी सरकार ने स्किल डेवलपमेंट जो स्कीम चलाई है, उसके तहत क्या हुआ है कि बहुत सारे जो हमारे युवा लोग हैं उनको स्किल प्रेरित किया है, और उसके द्वारा वो सेल्फ एम्प्लॉयड बनने के लिए उनको जो जो सहूलियत चाहिए तो वो मुद्रा के द्वारा उनको मिल रही है। तो इसके कारण बहुत सारे लोग एंटरप्रेन्योर्स बन गए हैं, मतलब अपनी अपनी इकाई शुरू की है उन्होंने, और इसके तहत वो रोजगार भी निर्मित करने लगे हैं। मतलब एक एक बंदा अगर रोजगार तैयार कर सकता है तो मेरे ख्याल से ये देश में रोजगार की कोई कमी नहीं होगी। और अन्नदाता जो हमको पेट हमारा जो है, भूख तो लगती है सबको, तो उनको खाने के लिए जो भी चाहिए होता है वो तो हमको अन्नदाता यानी हमारे कृषि मित्र जो है तो उनके द्वारा ही हमको हमारे घर पे आ जाते हैं। तो उनको थोड़ा सा ये देने के लिए ध्यान में रखते हुए उनको जो जो सहूलियत चाहिए, मतलब उनको कृषि क्षेत्र में सीड्स चाहिए या पेस्ट कंट्रोल के लिए चाहिए या कोई फर्टिलाइजर्स चाहिए, ये सब उनको मिलने की सुविधाएं सरकार द्वारा चलाई गई हैं। और सम्मान जो कृषि सम्मान होता है तो
तो हर एक बुजुर्ग कृषि मित्र को मेरे ख्याल से 6,000 का सम्मान हाँ, प्रधानमंत्री स्वनिधि के अंतर्गत दिया। अभी आपने जो बोला है कि प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना 1,000 1 करोड़ मतलब 10 मिलियंस, अभी 1 करोड़ घर पे सोलर लगाने के लिए सरकार सहायता देने वाली है। और इसके तहत जो जो अपने घर में ये सोलर पैनल लगाएगा उसको 300 यूनिट तक फ्री में मुफ्त में बिजली मिल जाएगी। और अगर ज़्यादा उससे निकली तो वो सरकारी ग्रिड में जाके जमा हो जाएगी और उनको उसका पैसा मिल जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत अच्छी स्कीम है जिसके तहत रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो तैयार हो जाएगी। और यही नहीं तो क्लाइमेट चेंज जो अभी बात हो रही है, हर क्षेत्र में हर देश में इसकी बात चर्चा हो रही है, तो उसके थोड़ा सा उसको भी आधार मिल जाएगा। और बहुत सारी कठिनाइयाँ जो है घर घर में वो भी मिट जाएगी। मेरे ख्याल से अभी क्या है, हम तो गोवा में बैठे हैं, गोवा में हम वैसे देखें तो 325 दिन हमको सूर्य की रोशनी मिलती है। तो ये रोशनी के वजह से हमने अगर सोलर पैनल लगा दिए तो उसके लिए सहायता से हमको बिजली भी प्राप्त हो जाएगी, हमारे घर में भी आ जाएगी। अभी मैं एक आपको उदाहरण दे दूंगा कि राजस्थान तो पहले हम डेजर्ट कहा करते थे, लेकिन अभी वो पूरा बदल चुका है क्योंकि वहाँ कैनल्स आ गए हैं, पानी मिल रहा है और पूरा ग्रीनरी भी बढ़ गई काफी। हाँ जी, तो हर कृषि अपना अपना एक एक सोलर पैनल लगा के उनके पंप, उनका बिजली का जो भी कंजम्पशन है वो पूरा कंजम्पशन होता था वो सब इसी के सहायता से मिलता है। और वो भी नहीं तो वो अपने घर में भी जो साधन होते हैं, साधन सुविधा मतलब गैजेट्स जो होती हैं, तो वो भी चलाते हैं और उससे ज़्यादा जो मिलती है वो ग्रिड में जमा कर देते हैं। तो इसके कारण उनकी जो आमदनी है वो भी बढ़ गई है। तो मेरे ख्याल से ये हम यहाँ रिप्लिकेट कर सकते हैं, हर स्टेट में रिप्लिकेट कर सकते हैं। और एक चीज़ ये होगी कि रिन्यूएबल एनर्जी उसकी जो क्षमता है वो बढ़कर हमारे लिए बहुत आनंददायक होगी, क्योंकि जो बिजली की कमतरता है वो यहाँ से निकल जाएगी। अभी आपने क्लाइमेट चेंज की बात की, तो सन 2021 में जो यूएन में क्लाइमेट चेंज की जो मीटिंग हुई थी, जो COP26 में, हाँ जी, कंपनीज ऑफ पीपल्स के लिए, उसमें भारत सरकार द्वारा कार्बन उत्सर्जन के लिए नेट 0% का टारगेट लिया था 2070 तक। ठीक है, उसके लिए जो अभी नई सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो रहे हैं उसके अंतर्गत सरकार ने इस बजट में ये घोषणा की है कि वो गैप फंडिंग देगी, वायबिलिटी गैप फंडिंग प्रोवाइड करेगी। ये वायबिलिटी गैप फंडिंग क्या है और इससे कैसे लाभ ले सकते हैं? अभी देखो, ये ज़्यादातर जो इंडस्ट्री है, तो इंडस्ट्री में कार्बन फुटप्रिंट तो उन्हीं के चालू हो जाता है और थोड़ी बहुत तो पोल्यूशन जो होता है, हैजर्डस केमिकल इंडस्ट्री जो होती है, तो उसके कारण बहुत सारी कार्बन फुटप्रिंट तैयार हो जाती है, तो उसको कम करना है। अब कम करने के लिए हर एक इकाई को अपनी तरफ से काम करना चालू करना चाहिए और 2070 तक इसको 0 लेवल तक लेके आना है। अब इसको 0 लेवल तक लेके आने में ये कोई आसान काम नहीं है, उसके लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, इनोवेशन करने पड़ेंगे, प्रोडक्ट प्रोसेस चेंज करना पड़ेगा, उसको थोड़ा बहुत रिसर्च और डेवलपमेंट में भी भाग लेना पड़ेगा। और इतने ही नहीं तो हार्डवेयर की भी ज़रूरत पड़ेगी जिसके तहत थोड़ा बहुत कार्बन फुटप्रिंट कम हो जाएगा। अब ये करते करते उनको बहुत सारा उनमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अभी इन्वेस्टमेंट करने के लिए हर एक इकाई के पास इतना पैसा होता नहीं है। यही नहीं तो अभी सरकारी जो धाम है
वहाँ भी थोड़े बहुत ऐसी कठिनाइयाँ आएगी। तो उसका जो फंडिंग का है तो उसमें गैप जो रहता है, मतलब समझो एक 100 रुपये की चीज़ करनी है तो उसमें अगर वो 80 रुपये तक इकाई लेके आती है तो 20 तक सरकार गैप फंडिंग कर मतलब सकती है। आपको अगर इन सब टारगेट को पूरा करने के लिए अगर आपका फंड कम पड़ रहा है हाँ जी। तो उसकी भरपाई सरकार करेगी। हाँ जी। इस फंड में ये लेकिन वो उसका भी थोड़ा सा लिमिटेशन होगा, मतलब हर एक को मतलब जितना मिलना है उतना ही मिलेगा। अच्छा, इस बजट में एक 9 साल से 14 साल की बालिकाओं के लिए सर्वाइकल कैंसर का एक टीकाकरण आया है। हाँ। तो पिछले योजनाओं में मिशन इंद्रधनुष के नाम से टीकाकरण प्रोग्राम चल रहा था, इस वाली इसको उसमें ही जोड़ा गया है या इसको अलग से किया गया है, और ये कैसे फायदा ले सकते हैं लोग इसका? नहीं, क्या हुआ है अभी ये बीमारी जो है सर्वाइकल कैंसर वो बहुत बढ़ चुकी है, और स्पेशली हमारे रूरल एरिया में गांव के लड़कियों को ये इतनी ये हो रही है कि उनको सुविधा नहीं मिलती है कि ट्रीटमेंट के लिए, और हर एक गांव में ये कैंसर ट्रीटमेंट तो होता नहीं है, और इसके लिए थोड़ा बहुत तो कंट्रोल में लाना जरूरी है। और अभी जो टीका उसके लिए आया है तो वो सबको मिलना शक्य नहीं होता है, क्योंकि ये बहुत कॉस्टली है। उसका जो कॉस्ट है वो इनके दायरे में नहीं आता है। तो उसके लिए सरकार ने हर एक लड़की को, हर एक दीदी को या महिला को जिनको भी टीकाकरण करना चाहिए उनके लिए ये नई सुविधा है, वो अलग से है। अपना टीकाकरण जो चल रहा है वो तो चलेगा ही, लेकिन उसके अलग ये है, और मेरे ख्याल से इसमें बहुत सारी सुविधा हो जाएंगी, बहुत सारी महिलाओं को इसका लाभ होगा, और मेरे ख्याल से उनको जो असुविधाएं होती है उनको बोलना भी मुश्किल होता है और ट्रीटमेंट भी नहीं मिलता है, तो मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा कंट्रोल होने में मदद हो जाएगी। रायकर जी, अब हम बजट में कुछ आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं। हाँ जी। अब हम बजट के आंकड़ों पे देखते हैं कि हमारे जो करंट बजट में उन्होंने जो CAD करंट अकाउंट डेफिसिट जो दिखाया है 2023 में 1.7 या 1.8 के आसपास दिखाया है, और हमने एक टारगेट रख दिया कि 2024 में हम इसको 0.67% लाएंगे। इतना बड़ा गैप एकदम से पूरा होगा? आपको इस बजट से लगता है हो जाएगा? इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। अभी देखो, दो तरह के डेफिसिट होते हैं, एक तो फिस्कल डेफिसिट होता है, एक तो करंट अकाउंट डेफिसिट होता है। अभी मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आज की तारीख में जापान जो तीसरे नंबर पर था वो अभी चौथे नंबर पे आ गया, क्योंकि वहाँ उनका इन्फ्लेशन बढ़ गया है, GDP उनकी नीचे आ गई है, और उनका करंट अकाउंट डेफिसिट भी थोड़ा सा बढ़ गया है। अभी हमारे देश में आपने अगर देखे लास्ट क्वार्टर में हमारा एक्सपोर्ट्स जो है वो बहुत बड़ा है, और इतना बड़ा है कि हमारे पहले साल के ईयर ऑन ईयर जो बोलते हैं उसके हिसाब से हमने बहुत तरक्की की है। अभी फिस्कल डेफिसिट भी हमारे वित्त मंत्री ने जो बोला है वो कम करने की कोशिश में लगी रही है। आप मुझे बोलेंगे कि ये सब होने के बजाय हम लोन तो ले ही रहे हैं। अभी देखिए, हम इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत जान डाल रहे हैं और उसके लिए पैसे की ज़रूरत है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर हम बढ़ा नहीं रहे तो हमको इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, अगर इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा तो एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा, अगर एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा तो प्रोडक्शन नहीं होगा, अगर प्रोडक्शन नहीं होगा तो फिर रेवेन्यू कैसे बढ़ेगा? तो ये सब एक चेन है। तो हमको इंफ्रास्ट्रक्चर, हम बहुत पिछड़े हुए थे, अब थोड़े थोड़े आगे आने लगे। अभी हम भारत को विकसित करने की बात कर रहे हैं 2047 तक। तो अगर हमको भारत को विकसित करना है तो हमको इंफ्रास्ट्रक्चर तो बढ़ाना ही होगा, उतना पैसा उधर खर्च करना ही होगा। और आपने देखा होगा कि इसमें 1,11,111 करोड़ रुपया इंफ्रास्ट्रक्चर में एक्स्ट्रा लगाए दिए। तो ये जो है
और इसके अलावा वो 1,61,000 करोड़ स्टेट्स को देने वाले हैं जीरो इंटरेस्ट के लोन पे। अगर ये सब हो गया, स्टेट्स का अलग इंफ्रास्ट्रक्चर, सेंटर का अपने तरफ से इंफ्रास्ट्रक्चर, जो दोनों मिलाकर हम विकसित होने में बहुत आशादायी रहेंगे और इसके तहत हमको एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स आएगा। अभी हम गौर से बोल सकते हैं कि भैया अब इन्वेस्टमेंट लेके आओ, हमारे पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड्स है, ब्रिजेस है, बिजली है, पानी है, स्किल्ड लेबर है, तो ये सब हम आपको दे सकते हैं, ज़मीन भी आपके लिए रखी हुई है। तो अभी तो हम जो फॉरवर्ड लुकिंग जो होती है, मतलब आईटी क्षेत्र में और आईटीईएस मतलब आईटी क्षेत्र के लिए जो हार्डवेयर लगता है उसके लिए जो जो चाहिए उसकी सहूलियत हम दे रहे हैं। पीएलआई प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव वो भी दे रहे हैं। और मेरे ख्याल से आप पहले के तरफ से आज अगर देखें, पहले मोबाइल हम सब इंपोर्ट करते थे, अभी हम बना रहे हैं और एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो ऐसे हम अगर करते रहें तो आपने जो फिगर्स दिए वो मिलने में कोई नहीं होगी। और ये दिन भी दूर नहीं है जब हम आप बोल रहे हैं कि 25 तक, लेकिन उसके पहले भी हो सकता है। ठीक, आपने चर्चा के दौरान दो शब्द किए, बेरोजगारी और इनकम। हाँ जी। तो हम बेरोजगारी का आंकड़ा उठा के देखें कि 2018 की बात करें जब बेरोजगारी पीक पर थी, 6.1% थी। 2023 में 2024 में हमने इसको टारगेट किया है 3.21 तक लाने का, बजट के आंकड़ों के अनुसार। इतने बड़े देश में जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, हमारी यूनिवर्सिटी एक समय 2014 में 700 कुछ थी, आज हम 1161 यूनिवर्सिटी में पहुंच गए। हमारा देश एक विशाल जनसंख्या वाला देश है, तो हमारे इधर पढ़े लिखे लोग भी आ रहे हैं। इस जनसंख्या और पढ़े लिखे लोगों को देखते हुए 3.21 कुछ ज़्यादा नहीं है बेरोजगारी? देखिए, हमारी लोक संख्या भी उसी दर से आगे जा रही है। अभी हम वैसे देखें तो अगर चाइना की भी कम हो गई है, लेकिन हमारी कम नहीं हो रही है, तो उसको मेल करना ज़रूरी होता है। अगर ये मेल नहीं होता तो बाद में हमेशा ये जो संख्या आप बता रही हैं 3.1, 3.2, ये तो बढ़ती जाएगी अगर हमने ये आबादी को रोक नहीं लगाई तो वो तो दूर की बात है, हो भी सकता है। लेकिन अभी जो सरकार ने कदम उठाए हैं तो मेरे ख्याल से नया इन्वेस्टमेंट, क्योंकि एक बात सुनिए, देखिए, मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर हम मेक इन इंडिया प्रोग्राम को गति प्रदान कर दें तो हम इसको आसानी से पा सकते हैं। ये एक चीज़ होगी, लेकिन उसके बावजूद हमको स्टार्टअप इंडिया में, स्टैंड अप इंडिया में, ये सब चीज़ों में हमको मतलब नए इनोवेशन आनी ज़रूरी है और नया इन्वेस्टमेंट आना भी बहुत ज़रूरी है। अभी पहले हम क्या होता था कि हम पीएसयू पर निर्भर रहते थे, मतलब सरकार एक इकाई चला रही थी और उसके ऊपर हमारा सब चलता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। इट इज़ सैड दैट इट इज़ नॉट द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट टू बी इन बिजनेस, गवर्नमेंट शुड बी ओनली अ फैसिलिटेटर। तो अभी ये सरकार उसी ढंग से काम कर रही है और उन्होंने इतना तक अभी आगे लेके हमको आए हैं कि वो जो भी उसको सुविधा चाहिए, मतलब स्किल, हमारे पास यंग जनरेशन बहुत है, तो उनको अगर हम उनका डिविडेंड अगर हमको मिलना चाहिए तो उनको स्किल देना जरूरी है। तो हमने ITIs बढ़ाए हैं, पॉलिटेक्निक्स बढ़ाए हैं, टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स बढ़ाए हैं, हमारे मेडिकल कॉलेजेस बढ़ाए हैं, एम्स ज़्यादा हो गए हैं, IITs, NITs उनकी भी नंबर बढ़ गए हैं। तो हर एक को एक अपॉर्चुनिटी है कि हम आगे जाके हमारे लिए जो भी इंटरेस्ट की बात है वो इंटरेस्ट की बात से हम अपना स्किल डेवलप करें, और स्किल डेवलप करने के बाद अगर मेरे दिमाग में रोज़गार निर्मित का कुछ आता है तो मैं एंटरप्रेन्योर भी बन जाऊं। तो इसी तरह से सरकार आधार दे रही है रोज़गार निर्मित के लिए भी
और रोजगार चलाने के लिए भी। मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ी बात है। आपने दूसरा एक चर्चा के दौरान बताया, इनकम की बात की। तो अगर हम बजट के आंकड़ों में देखें तो हम 28% लोन से लेते हैं, 19% इनकम टैक्स से लेते हैं अपनी बजट का आय का, और 18% आपका जीएसटी से आ रहा है, 16-17% आपका कॉर्पोरेट टैक्स से आ रहा है, बाकी के और टैक्सों से आता है। और अगर उसी बजट पे हम ध्यान दें तो हमारे राजकोषीय व्यय बढ़ रहा है, सरकार के खर्चे बढ़ रहे हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अभी देखो, सब कुछ ऐसा ही तो नहीं हो सकता है। सरकार का खर्च तो होना ही जरूरी है, अगर नहीं हुआ तो आगे बढ़ नहीं सकते। अभी इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हमको करना है तो उसके पास सरकार के पास लोगों की ज़रूरत होती है, इंजीनियर्स की ज़रूरत होती है, कामदारों की ज़रूरत होती है, और उसको साथ लेके आप आगे जाना चाहिए। तो वो तो होना चाहिए। लेकिन आप अगर देखें, जो भी हम लोन लेते हैं तो एक क्षमता होती है कि उसी के दरमियान हम लोन ले सकते हैं, उसके आगे नहीं जा सकते। मतलब समझो एक स्टेट है, तो स्टेट को एक लेवल और लिमिट होता है कि इस लिमिट तक आप खींच सकते हैं। उसके अगर आप ओवर गए तो आप पे नहीं कर सकोगे, या टैक्स पेयर के ऊपर ज़्यादा प्रेशर आ जाएगा। तो उसी की ढंग से सेंट्रल का भी वही ढंग से काम करना पड़ता है कि उनको एक लिमिट होता है और वो लिमिट के तहत वो काम कर सकते हैं। तो ये सरकार ने भी आरबीआई से अपना लिमिट तय किया है और वो लिमिट में वो काम कर रहे हैं। और मेरे ख्याल से अब जो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम शुरू है वो बंद करना आसान नहीं है, वो आगे बढ़ना जरूरी है। इन्वेस्टमेंट एक टाइम का होता है, एक टाइम का होता है, फिर इसके बाद उसके लिए जरूरत नहीं पड़ेगी। बाद में हमको जब इन्वेस्टमेंट्स आ जाएगा उसके तहत जो रेवेन्यू भी सरकार को मिल जाएगा। अभी आप देखो, एक जीएसटी के उनका तो बढ़ता जा रहा है। अभी वो करीबन 2 लाख के करीब आ गए हैं। जनवरी का जीएसटी कलेक्शन अभी सेकंड हाईएस्ट पॉइंट पे आ गया अभी तक जनवरी में ही। नहीं, वो तो 2 लाख के करीब आ गया है, 2 लाख करोड़ के करीब आ गया। अच्छा, एक बजट के ड्यूरेशन में हम एक चीज़ और सुनते हैं, मुद्रास्फीति। तो हम देखते हैं कि हेडलाइन मुद्रास्फीति तो कम हो रही है, लेकिन कोर इन्फ्लेशन बढ़ती है। एक बात ऐसी है, अभी देखो हर एक के हाथ में अब पैसा आने लगा है। पहले ये नहीं था। अभी हमने अभी बात की कि नया इन्वेस्टमेंट आएगा, नया रोजगार आएगा। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। एक इकाई अगर आपके एरिया में आ गई, समझो 500 लोग उधर काम पे लग गए, 500 लोगों को हर महीना पगार मिलता रहेगा। अगर वो पगार लेके घर में जाएगा, वो तो बैंक में नहीं रखेगा, वो तो अपने खाने के लिए, कपड़े के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए, घर के साधन सुविधा के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, सबके लिए डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा। उसके तहत क्या हो जाएगा कि वो गांव की जो इकोनॉमी है वो भी बरकरार रहेगी, बढ़ जाएगी। हाँ जी। और उसके बाद क्या हो जाएगा कि इन्फ्लेशन जो है, जैसे डिमांड होता है वैसे उसका रेट भी थोड़ा बहुत, बट रेट कंट्रोल में है, अभी तक तो कंट्रोल में है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है। तो जब ऊपर जाता है तब हमारा इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, ऐसा हम मानते हैं। तो मेरे ख्याल से अभी खाने पीने की चीज़ जो है वो अगर लिमिट में रहे तो लोगों को परवाह नहीं होती, वो कोर इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहता है। लेकिन अभी क्या है, कोई आवास खरीदने जाता है, अभी साधन सुविधा जो गैजेट्स बोलते हैं वो लेके जाते हैं। अभी हर एक को, पहले क्या होती थी कि एक अभी घर में फ्रिज आया, उसकी एक अभी तो जरूरत होती है, जरूरत है। हाँ, पहले वो चैन की चीज स्टेटस सिंबल हुआ करता था। हाँ जी, आज आवश्यकता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। पहले हम सोच भी नहीं रहते थे कि हमको एक कपड़ों का वो जो ये होता है, मशीन होता है कपड़े धोने का, वो मशीन तो अभी सबको, क्योंकि घर में सभी काम के लिए जाते हैं, तो आवश्यकता बन गई। तो ऐसे हर एक चीज़ लेते जाएंगे तो उसका भी
ईएमआई बढ़ता जाएगा उसका, तो उसके कारण क्या होता है, उसका खर्चा बढ़ जाता है और उसको पैसे की तंगी आ जाती है। तो इसके कारण उसको लगता है कि ये इन्फ्लेशन बढ़ गया है। ये सोचने की बात है। सोचने का। रायकर जी, आप गोवा से हैं और गोवा एक पर्यटन स्थल क्षेत्र है। पर्यटन के लिए भी इस बजट में एक प्रावधान आया है हाँ जी। कि कुछ विशेष प्रावधानों के तहत राज्य सरकारों को एक ब्याज मुक्त पैसा मिलने वाला है उस प्रावधान के अंतर्गत। तो उस प्रावधान को प्राप्त करने के लिए गोवा में, चूंकि आप गोवा की कई विकास की समितियों में कार्य भी कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या आपके पास कोई विशेष योजना है? अभी देखिए कि गोवा पर्यटन क्षेत्र है, हमको लोग यहाँ आने की ज़रूरत है, क्योंकि लोग आए तो होटल्स, रेस्टोरेंट्स और रेस्टोरेंट में जाने के बाद वो विलेज लेवल तक उसका पहुंच हो जाता है, क्योंकि जो सप्लायर्स होते हैं रेस्टोरेंट के लिए, मतलब वेजिटेबल्स बोलो या एग्स बोलो, वो जो भी ज़रूरत होती है, तो सबको उसका लाभ हो जाता है। तो मेरे ख्याल से ऐसा लगता है कि सरकार ने हमको एक सुविधा दी है कि वन टाइम जो पैसा मिलने वाला है, एक अच्छा सा कन्वेंशन सेंटर जो 4 या 5 हज़ार लोगों के लिए बैठ सकता है। तो ऐसा अगर यहाँ हो जाए, क्योंकि गोवा में बहुत सारे माइस मतलब कॉन्फ्रेंसेस या सेमिनार्स, समिट्स होते हैं, तो मेरे ख्याल से अगर एक बढ़िया सा कन्वेंशन सेंटर यहाँ आ जाए तो मेरे ख्याल से उसका फ़ायदा गांव को भी होगा, स्टेट को भी होगा, और जो आजू बाजू में जो होटल्स है तो उनको भी होगा, और रेस्टोरेंट्स, ये तो सब एंटरटेनमेंट, थीम पार्क ऐसे आने ज़रूरी होगा, और वो आएंगे भी। तो ऐसा अपना एक प्रस्ताव है। रायकर जी, कार्यक्रम के अंत में आपके संदेश के साथ मेरा आखिरी प्रश्न रहेगा, चूँकि आप एक एग्रीकल्चर कॉलेज भी चलाते हैं। हाँ जी। भारत सरकार द्वारा एक सारी जो ऑनलाइन मंडी चालू की गई है, ई नाम से पोर्टल बनाया गया है, जिसमें 1361 एग्रीकल्चर मंडियों को रजिस्टर्ड किया गया है, जहां पर पिछले साल 3 लाख करोड़ का बिजनेस हुआ है। गोवा क्षेत्र में कौन सी मंडी रजिस्टर्ड है ई पोर्टल पे, और उसका व्यवसाय कितना है, और यदि नहीं है तो उसमें क्या समस्या आ रही है कि उन्होंने इस मंडी में भाग नहीं लिया? नहीं, हमारे यहाँ एक ऐसी मंडियाँ है, मतलब फोंडा में एक है, सांखली में है, ऐसा ऐसे 2-4 है। और यहाँ क्या है कि यहाँ हॉर्टिकल्चर कॉरपोरेशन है, तो वो कॉरपोरेशन के द्वारा हमारे कृषि मित्र जो है वो काम कर रहे हैं। तो हमको, और हमारा गोवा छोटा सा क्षेत्र है, तो उनका जो प्रोडक्शन है वो भी कम है, टर्नओवर कम है, मतलब हम तो बड़े मायने पर सप्लाई नहीं कर सकेंगे, तो उनके लिए ये मंडियाँ काफ़ी है। तो इसके लिए हम जो अभी हमारे साथ है, गोवा बागायतदार है या सरकारी हॉर्टिकल्चर कॉरपोरेशन है, ये काफ़ी काम कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से कृषि मित्र को ये 2 मंडियाँ जो है, मतलब जितनी मंडियाँ हैं ये चला रहे हैं, वो बहुत काफ़ी है। और आज मैं एक अच्छी चीज़ मैं बता दूंगा कि हमारा जो 4% पर आ रहा था कि कृषि 4% पर आया था, तो ये अभी बढ़कर करीबन 14% पर पहुंच गया है। और आगे भी हमारे बहुत सारे बच्चे जो हमारे एग्रीकल्चर कॉलेज से निकले हैं वो वापस खेत में जा रहे हैं, और ये अच्छी बात है। और मेरे ख्याल से वो हॉर्टिकल्चर में ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, फ्रूट्स या वेजिटेबल्स कल्टीवेट करके, और ये हमारी गांव की जो रिक्वायरमेंट है उसके लिए काफ़ी है। और मुझे लगता है कि ये करते करते हम यहाँ नहीं, हम बाहर भी बेच सकेंगे। अभी तो चिली जो है वो हम बाहर भी बेच रहे हैं। अरे वाह। दर्शकों, आज हमने इस महत्वपूर्ण बजट के ऊपर चर्चा की, और इस यकीन के साथ कि सरकार के इन सतत प्रयासों से हम कभी न कभी राम राज्य को पूर्ण करेंगे। आप लोगों को ये कार्यक्रम अच्छा लगा होगा, ये मैं आप लोगों से आशा करता हूँ।
श्री मंगेश पै जी, आप इस चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे केंद्र पर उपस्थित हुए, जिसके लिए मैं दर्शकों और दूरदर्शन केंद्र की तरफ से आपका आभार व्यक्त करता हूं। नमस्कार। नमस्कार।